हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे जो हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन चल रहा था उसमें हम फ्रैंकलिन रिएक्शन से शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हमने वुड्स रिएक्शन तक डिस्कशन कर दिया था, उससे भी कुछ क्वेश्चन किए थे। लेकिन जैसे ही मैंने पहले जब स्टार्टिंग किया था हाइड्रोकार्बन बताया था, हम बीच बीच में केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन जो भी पढ़ रहे उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है उसको लेते आएंगे। ठीक है, तो आज फ्रैंकलिन रिएक्शन शुरू करने से पहले शुरू एक देख लेते हैं केमिस्ट्री इन रियल लाइफ में। हमारा जो आजकल यूज होता है हमारा सब आपका जान पहचान का वो लाइट है। ठीक है, पहले जमाने का लाइट क्या था, पहले जब हम यूज कर रहे थे आज से 10-12 साल पहले, अभी भी वो लाइट कुछ जगहों में है। इसमें एक ऐसे फिलामेंट लगा रहता था और वो क्या होता था, इतना ब्राइट लाइट नहीं होता था और उसमें क्या होता था, उसमें एक फिलामेंट लगा रहता था। आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें हमारा टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है। ठीक है, वो पहले जमाने का बल्ब था जिसको हम इनकैंडेसेंट लाइट बोलते थे। उसका मैकेनिज्म क्या था, देखो मैकेनिज्म जानने से पहले उसका और आज का बल्ब में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा जान लेते हैं, फिर दोनों का मैकेनिज्म हम कंपेयर करें। आजकल जो बल्ब यूज हो रहा है वो ब्राइटेस्ट है। ठीक है, वो उसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप देख रहे हो। ठीक है, व्हाइट है, ब्राइट है। ठीक है, तो इसीलिए वो बल्ब तो उसका ब्राइटनेस इतना ज्यादा नहीं था, वो येलोइश टाइप का था। मतलब वो बल्ब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था, लेकिन आजकल बल्ब इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप जाते हो, ठीक है, जब आप खरीदने जाते हो बाजार से, ठीक है, आप क्या मांगते हो जाके, भाई शॉप में जाके मांगते हो भाई एक CFL बल्ब दे दो ना। ठीक है, और वो डब्बा में भी लिखा होता है CFL बल्ब। CFL का मतलब क्या है, CFL है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। तो आजकल का बल्ब जो है वो फ्लोरोसेंट मैकेनिज्म में काम करता है। कैसे काम करता है आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले का बल्ब का क्या था, वो इनकैंडेसेंट लाइट था। मतलब उसमें जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें जो टंगस्टन फिलामेंट वो हमारा क्या हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते करते वो ग्लो कर रहा था। ठीक है, यही होता था पहले का। तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, इसीलिए हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रहा था। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा था और इतना हमें ब्राइटनेस नहीं मिल रहा था। ठीक है, लेकिन आजकल का जो CFL बल्ब है उसमें क्या होता है, देखो CFL बल्ब का मैकेनिज्म कुछ अलग है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें CFL बल्ब के अंदर हमारा आर्गन एंड मर्क्यूरी गैस रहता है एंड उसका इनर साइड हमारा क्या है, फॉस्फर का कोट दिया जाता है। ठीक है, एक फॉस्फर का कोटेड लेयर दिया जाता है। ठीक है, जिसको फॉस्फर कोट बोलते हैं। ठीक है, फॉस्फर कोटेड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रोड रहता है उसके बीच में। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, जब मर्क्यूरी एटम का इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में जब वो मर्क्यूरी एटम कोलाइड करेंगे उसका एनर्जी इंक्रीज होगा और हमें क्या पता है, विथ इंक्रीज ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगा, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू बोश, और बोश मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग एनर्जी गोइंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में। और हमें पता है एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते और फिर से ग्राउंड स्टेट को आएंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट को जब आएंगे एनर्जी रिलीज करेंगे और वो एनर्जी कहां फॉल होगा, हमारा अल्ट्रा वायलेंट रीजन में। समझ में आ गया, अल्ट्रा वायलेंट रीजन में हमारा अल्ट्रा वायलेंट रेज में एमिट होगा। ठीक है, दिस अल्ट्रा वायलेंट लाइट स्ट्राइक द फॉस्फर कोटिंग इनसाइड द ट्यूब। मैंने पहले बताया उसमें आर्गन एंड मर्क्यूरी एंड हमारा फॉस्फर का कोटिंग दिया जाता है। ठीक है, तो फॉस्फर कोटिंग के साथ जो हमारा अल्ट्रा वायलेंट रे जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, फ्लोरोसेंस ऑकर होगा एज ए विजिबल लाइट इज एमिटेड। ठीक है, एज विजिबल लाइट इज एमिटेड। फ्लोरोसेंट हमारा विजिबल लाइट में नहीं, अल्ट्रा वायलेंट लाइट हमारा एमिट होगा, वो हमारा फॉस्फर कोटिंग के साथ कोलाइड करके क्या करेगा, फ्लोरोसेंस ऑकर एज एमिट एज विजिबल लाइट। ठीक है, समझ में आ गया, तो हमें लाइट दिखाई देता है। ठीक है, ये था उसका मैकेनिज्म। और थोड़ा और भी बात जान लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ लाइट ऑफ फ्लोरोसेंट बल्ब इज मोर एफिशिएंट देन इनकैंडेसेंट बल्ब। ठीक है, ए 75 वाट इनकैंडेसेंट बल्ब कैन रिप्लेस्ड बाय 20 वाट CFL बल्ब। तो 20 वाट CFL बल्ब जितना ब्राइटनेस देगा उसके कंपैरिजन में अगर 75 वाट
इनकैंडेसेंट बल्ब यूज करते हैं, फिर भी वो मतलब इतना भी नहीं दे पाएगा। तो अप्रोक्स हमारा 70% तक इलेक्ट्रिसिटी बच जाता है विद द यूज ऑफ CFL। लेकिन CFL बल्ब का थोड़ा जो मेकिंग कॉस्ट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इनकैंडेसेंट बल्ब, लेकिन वो मैनेज कहाँ हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में। लगभग 70% तक इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस हो जाता है। तो जो कॉस्ट ज्यादा होता है वो हमारा मैनेज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। एंड एक ड्रॉबैक है भाई, चीज है मतलब सारे तो अच्छा यार किसी में भी नहीं होता है, ठीक है, कुछ तो ड्रॉबैक रहता है, ठीक है। वन ड्रॉबैक ऑफ CFL इज दैट ईच कंटेन्स अबाउट 4 मिलीग्राम ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमारा हेल्थ के लिए हानिकारक है, ठीक है। एज लॉन्ग एज बल्ब स्टेज इन नो मर्क्यूरी इज रिलीज, ठीक है, जब तक बल्ब हमारा सही चल रहा है मर्क्यूरी रिलीज नहीं होता है। लेकिन हाउएवर यूज्ड CFL बल्ब शुड नॉट बी डिस्पोज्ड इन हाउसहोल्ड ट्रैश बट रेदर देन शुड बी टेकन टू रिसाइकलिंग, ठीक है। जब तक वो अच्छा है, जब तक वो चल रहा है, सही चल रहा है, जब तक वो मतलब खराब नहीं हुआ तब तक उसमें मर्क्यूरी रिलीज नहीं होगा। जब वो खराब हो जाता है, ठीक है, उसको हम रिसाइकिल के लिए दे देना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी हमारा हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो उसको हाउस होल्ड प्लेस में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और हमारा CFL यूज अप टू 70% लेस एनर्जी, ठीक है। तो यही था, है ना मजेदार बात, केमिस्ट्री इन रियल लाइफ में। केमिस्ट्री भाई एवरीथिंग इज केमिस्ट्री, ठीक है, जो भी देख रहे हो आप केमिस्ट्री है ना। एक मजेदार बात, आगे आगे जैसे हम चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तब तक और भी बहुत सारे ऐसे चीज लेते आएंगे, ठीक है, जो आप रियल डेली लाइफ में देख रहे हो उसका पीछे का केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। कमेंट में बताइए क्या आपको ये चीज ये चीज आपको पता था या आपको इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलते हैं हमारा फिर हाइड्रोकार्बन की तरफ बाय फ्रैंकलाइन रिएक्शन। फ्रैंकलाइन रिएक्शन क्या है, ये थोड़ा सा ओर्ज रिएक्शन जैसा होता है, लेकिन ओर्ज में हमारा Na यूज होता है, इसमें हमारा Na ड्राई ईथर यूज होता था, इसमें जिंक ड्राई ईथर यूज होता है। तो फ्रैंकलाइन भाई साहब ने बोला भाई ओर्ज तू Na लेके बनाया ना, मैं जिंक लेके बनाता हूं, ठीक है। इसमें भी वही होता है, उसमें सिर्फ यहाँ पर Na था हमारा ओर्ज में, इसमें हमारा जिंक आ गया, ठीक है। बाय डीकार्बोसिलेशन अब ये हो गया फ्रैंकलाइन रिएक्शन, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल्स बता दिया, मैकेनिज्म वगैरह यहाँ पे और जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय डीकार्बोसिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये डीकार्बोसिलेशन बाय सोडालाइन एंड हमारा बहुत फेमस रिएक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो डीकार्बोसिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डीकार्बोसिलेशन करके उसमें से हम इसको मिल सकता है हमें हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका 2 प्रोसेस होता है, एक होता है डीकार्बोसिलेशन बाय सोडालाइन एंड एक होता है डीकार्बोसिलेशन हमारा जो कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। पहले देखते हैं डीकार्बोसिलेशन ऑफ सोडालाइन। रिएजेंट क्या है हमारा NaOH, सोडालाइन किसको बोलते हैं, NaOH प्लस CaOH, मतलब कॉस्टिक सोडा प्लस क्विकलाइन, NaOH प्लस CaOH नहीं CaO, NaOH प्लस CaO, इसका मिक्सचर को हम बोलते हैं सोडालाइन। NaOH प्लस CaO इसको बोलते हैं हम सोडालाइन। देखो RCOO Na था, हाँ जी सर बिल्कुल था, इसमें CaO दिया हमें, हिट दिया RH प्लस Na2CO3, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जब अगर CH3 COONA प्लस हम NaOH एंड सोडालाइन क्या है NaOH प्लस CaO इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये क्या होगा CH4 होगा। तो इसमें अगर ये N है हमारा प्रोडक्ट में N-1 होगा, इसमें कार्बन नंबर अगर N है, इसमें प्रोडक्ट में हमारा कार्बन नंबर N-1 होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, हमारा डीकार्बोसिलेशन ऑफ सोडालाइन में अगर रिएक्टेंट में कार्बन जितना है प्रोडक्ट में उससे एक कम होगा, ठीक है, एक लेस होगा। समझ में आ गया। और मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, हर चीज का मैकेनिज्म भी देखेंगे, ऐसे नहीं होगा नहीं तो। अटैक ऑफ पहला मेका स्टेप 1 क्या है, अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू CO ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो कार्बन क्या है, कार्बोनिल कार्बन है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, तो उसको अटैक मार दिया, हमारा एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, देख रहे हो, OH माइनस अटैक किया, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। इतना तक सबको समझ में आ गया, देख लो एक बार। फिर आगे चलता है, देन क्या होगा, देन हमारा जो O माइनस था, ठीक है, O माइनस क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर से यहां आ जाएगा, हमारा लिविंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। देख रहे हो कितना खतरनाक रिएक्शन है, अल्काइल ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप
निकल जाएगा, ये OH मत निकलना, ONA मत निकलना, अल्काइल ग्रुप एज निकल लेना, R- हो गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। समझ में आएगा? पहला स्टेप में OH माइनस कार्बोनिल कार्बन को अटैक किया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म किया। देन सेकंड स्टेप में हमारा ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज फिर से आ गया, हमारा अल्काइल ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया। तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडा लाइम का सेकंड स्टेप प्रोसेस में अल्काइल ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया, R- हो गया, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया सबको? आगे चलते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल, फिर ये R- क्या करेगा, ये तो ढूंढेगा भाई इसको क्या चाहिए, अल्काइल, ये R- स्टेबल नहीं है, उसको तो हाइड्रोजन ही चाहिए, वो ढूंढ रहा है कहाँ है हाइड्रोजन, भाई कहाँ गया, तू कहाँ गया, ठीक है, अरे हाइड्रोजन तू यही है, आजा आजा भाई, आजा ना, आजा, ठीक है भाई, आ गया तेरे पास, ठीक है, हो गया हमारा अल्काइल। समझ आ गया? तो हमारा सुडालाइम प्रोसेस क्या था, सुडालाइम क्या है, NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CO हीट देंगे, हमारा अल्केन फॉर्म होगा, और जो अल्केन फॉर्म होगा ना, उसका कार्बन आटम जो प्रोडक्ट का अल्केन है उससे एक लेस होगा, वन लेस होगा। मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म में पहले OH माइनस आया और कार्बोनिल का जो मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का CO का कार्बन को देखा, ठीक है, इसको मैं अटैक कर सकता, ये थोड़ा मुझे डेफिशिएंट लग रहा है, गया उसको अटैक मार दिया, ठीक है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, ठीक है। देन हमारा जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो फिर से आ गया और अल्काइल को निकाल दिया उसके जिंदगी से एज ए लिविंग ग्रुप, R- बेचारा निकल के चला गया। लेकिन R- तो भाई बेचारा स्टेबल नहीं है, वो ढूंढ रहा है कहाँ मिलेगा मुझे, कौन मिलेगा, कोई एक मिल जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अल्केन बनाना है, कहाँ हाइड्रोजन मिलेगा। फिर देखा ये जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ था उसमें हमारा एक हाइड्रोजन है, ठीक है, वो बोला अप्रोच किया, भाई आजा मेरे साथ ना, क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई आ जाता हूँ, वो बन गया हमारा हाइड्रोकार्बन। तो यही था हमारा छोटा मोटा मैकेनिज्म, ठीक है। The rate of decarboxylation, देखते हैं, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। What is the correct order of rate of decarboxylation by the soda lime of the reaction? कार्बन आयन का हमने बताया, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो आई में क्या होगा देखते हैं। NO2, ठीक है, NO2 यहाँ क्या होगा, CH2 माइनस होगा। देन सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे CH2 माइनस, यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे CH2 माइनस, CH2 माइनस, CH2 माइनस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा आनायन को कौन सा ग्रुप स्टेबल कर रहा है, देखो NO2 क्या है, ये हमारा माइनस आई एंड माइनस आर है, ये क्या है हमारा माइनस आई एंड प्लस आर है, इसमें कुछ ग्रुप नहीं लगा, ये प्लस आई एंड प्लस आर ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा माइनस आई तो है लेकिन प्लस आर ग्रुप है, ठीक है, और इसका रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर इंडक्टिव, ठीक है। तो इसमें देखो NO2 माइनस आई एंड माइनस आर है, तो आई का आनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसका आनायन ज्यादा कार्बन स्टेबल होगा मतलब वो उसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा, ठीक है, तो आई ज्यादा हो गया। देन हमारा 2i देखो, हमें पता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन इंडक्टिव इज डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर रेजोनेंस, ये माइनस आई ग्रुप, देन थर्ड आई, सेकंड आई हो गया। देन हमारा थर्ड आई में कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, थर्ड आई हो गया। देन हमारा आई भी होगा, देन हमारा बी होगा, ठीक है, क्योंकि भी में ये प्लस आर ग्रुप है, ठीक है, रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। Beta carbonyl carboxylic acid are easy to decarbogylate because the carbanion form is stabilized due to resonance. If carbanion at alpha carbon is stabilized by minus I group, then such carboxylic acid are easily decarboxylate, ठीक है। देखो ये जो है ना इसका भाई है, ये क्या करेगा, बीटा बीटा पोजीशन में अगर CO ग्रुप रहा है, ये क्या है माइनस M ग्रुप, वो हमारा क्या करेगा रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज का, तो वो बोलेगा भाई यहाँ तो डिकार्बोक्सिलेशन बहुत फास्टर होगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा ये, लेकिन ये क्या होगा इसके साथ हमारा रेजोनेंस में रहेगा, कॉन्जुगेशन में तो स्टेबल है। हमने बताया कार्बनियन, अगर जो कार्बनियन फॉर्मूला वो स्टेबल होगा तो हमारा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी स्टेबल होगा, ठीक है, हमने देख लिया। तो बीटा पोजीशन में ये बीटा कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रहेगा उसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वो भाई बोलेगा भाई वो क्या है भाई, वो जाने दे उसको ना, मैं हूं तेरे पास। देन अब देखते हैं कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्केन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखते हैं कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। An aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid
ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव अल्केन कॉन्टेनिंग एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट द एनोड। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या है, लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में कुछ ब्रेक हो रहा है, ठीक है, यही तो समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक से आया है, लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग, तो इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस में कुछ ब्रेकिंग हो रहा है, उसको तो बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो देखो क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होगा सॉल्ट ऑफ सोडियम, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाट आर देयर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमारा जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट वो एनोड में फॉर्म होगा, आर 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 सॉरी आर आर, ठीक है। ये इतना तक देख लो, फिर मैकेनिज्म में इसको अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है, इतना तक हो गया। देन मैकेनिज्म में क्या है, एट एनोड, एनोड में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो एनोड में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, एनोड में जनरल ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन, तो एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, RCO माइनस RCO माइनस, पहले रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, RCO रेडिकल RCO रेडिकल, देन हमारा इसमें से CO2 निकाल दिया, बस RR हो गए, और कैथोड में हमारा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट हमारा अल्केन से मतलब है, समझ में आ गया। कैथोड में क्या होता है, एनोड में क्या होता है, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट कहां फॉर्म होता है ये याद रखना, एनोड में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कैथोड में नहीं है। एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड में प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, ऑन यूजिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ Na and K salt acid a mixture of 3 alkanes are obtained, ठीक है। If CH3CONa and PHCH2CONa are taken, then we obtain a mixture of alkane। जब एक ही नहीं, अब जब डिफरेंट टाइप का हम सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, तो अब हमारा क्या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। कैसा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो पहले क्या होगा, ये यहाँ दोनों नहीं आया ना, तो ये देखो, ये पहले होगा CH3 एक CH3 होगा प्रोडक्ट, ठीक है। देन हमारा PH CH2 होगा, देन हमारा CH3CH2PH होगा। इसको देख लो, पहले ये क्या होगा, CH3CON है, ये क्या होगा CH3CO माइनस, पहले स्टेप में ये CH3CO माइनस हुआ, सॉल्ट मतलब सॉल्ट था वो अनायन में फॉर्म हुआ, उसमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके रेडिकल में फॉर्म हुआ, फिर COO एज ए CO2 निकल जाएगा, ये CH3 रेडिकल फॉर्म होगा, CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या देगा CH3, ठीक है। देन हमारा क्या है, PHCH2 है, ये भी PHCH2 रेडिकल आपस में मिलकर क्या करेंगे, PHCH2CH2PH बनाएंगे, ठीक है। देन PHCH2 रेडिकल एंड CH3 रेडिकल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, PHCH2CH3, समझ में आ गया। तो मान लो R डैश है, ठीक है, R डैश है, मतलब R ये COON है, ठीक है, R डैश COON है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, पहले ये R रेडिकल प्लस R रेडिकल कंबाइन होगा, ठीक है, RR होगा, देन R रेडिकल प्लस R डैश रेडिकल भी फॉर्म होगा, ये क्या होगा R डैश होगा, देन R डैश रेडिकल प्लस R डैश रेडिकल ये भी कंबाइन होगा, R डैश फॉर्म होगा, समझ में आ गया। ये तीनों प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब डिफरेंट रहेगा, ठीक है। ये एक शानदार, जानदार, ईमानदार, मजेदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले इसमें से पहले रेडिकल फॉर्म होगा, ठीक है। तो पहले ठीक है, एक्चुअली यहां पर ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ऐसा है, समझ में आएगा। पहले रेडिकल फॉर्म होगा, पहले हमारा अनायन फॉर्म होगा, देन इलेक्ट्रॉन लॉस करके रेडिकल फॉर्म होगा, मैंने डायरेक्टली रेडिकल लिख रहा हूं, ठीक है। यह CO रेडिकल CO रेडिकल CO रेडिकल, ठीक है। अगर हमें पहले 2CO को ही निकालना है, ठीक है, तो 2 माइनस 2 CO2 निकालना है, ठीक है। अगर 2 CO2 निकालना है तो क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, तो 2 CO2 अगर निकालना है, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे CO रेडिकल हमें पहले माइनस 2 CO2, यहाँ पे 4 CO2 है, तो अगर 2 CO2 को निकालेंगे ऐसा आएगा, ठीक है। देन ये दोनों यहाँ कंबाइन होगा, ये कंबाइन होगा, ठीक है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगा, ठीक है। ये कंबाइन जब होगा ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देख लो क्या होगा, ये COO देन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन ऐसा होगा, ये हमारा 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगा, ये वाला फॉर्म।
ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया इतना तो ठीक है। अगर 3CO2 माइनस करेंगे, पहले 2CO2 माइनस किया, फिर 3CO2 माइनस करेंगे तो मान लो क्या होगा, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, एक CO रह जाएगा लेकिन मतलब एक 3 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग। अगर हम चारों ही CO2 निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे। समझ में आ गया, अच्छे से देख लो इसको। यहाँ पे हमें चारों CO2 निकाल सकते हैं, 3CO2 निकाल सकते हैं, 2CO2 निकाल सकते हैं। 2CO2 निकालेंगे तो CO माइनस 2 रह जाएगा, एंड रेडिकल रेडिकल कार्बन रेडिकल 2 आ जाएगा ठीक है। 3 निकालेंगे तो एक CO रेडिकल रह जाएगा, बाकी तीनों C रेडिकल। और 4 निकाल लेंगे C रेडिकल ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा। अरे बेटा ये क्या होगा, ये निकल जाएगा, यहाँ पर रेडिकल एक फॉर्म होगा, ये निकल जाएगा, यहाँ पर रेडिकल एक फॉर्म होगा ठीक है। ये दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, हो गया ठीक है। इसमें क्या होगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, यहाँ पे कंबाइन कर दिया ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म नहीं बता रहा, ये निकल जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, रेडिकल, ये रेडिकल ठीक है। यहाँ पर तो हमारा मिथाइल था, देन ये कंबाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इजी है या नहीं है, बस ये वो को निकाल के हमारा वहां पर रेडिकल फॉर्म कर देना है ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। आज हम डिस्कशन कर लिया फ्रैंकलिन रिएक्शन एंड डीकार्बोसिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई एक सोडा लाइम होता है एंड हमारा एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कोल-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ठीक है। कोल-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब केमिस्ट्री में लाइसिस का मतलब है, केमिस्ट्री में क्या लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस में हमारा लाइसिस हुआ है ठीक है, मतलब ब्रेक हुआ है। तो एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड में हमारा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो अल्केन फॉर्म होगा, वो हमारा एनोड में फॉर्म होगा ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है, पहले तो कार्बोक्सिलेट आनायन हो गया CO माइनस, देन वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके फिर रेडिकल फॉर्म होगा ठीक है। इसका मैकेनिज्म इज गोइंग थ्रू बाय रेडिकल फॉर्मेशन, CO रेडिकल ठीक है। देन वो क्या करेगा, देन वो CO2 लॉस कर देगा ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे निकाल देगा, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर एक ही मतलब एक ही तरह का है, एक ही है कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिलेट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है, देन एक ही तरह का प्रोडक्ट आएगा। अगर टू डिफरेंट है, मान लो RCOON है, R-COON है, तो हमारा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि इसमें R रेडिकल फॉर्म होगा, तो R रेडिकल के साथ मिलकर R फॉर्म करेगा, R रेडिकल के साथ मिलकर R फॉर्म करेगा, R रेडिकल के साथ मिलकर R फॉर्म करेगा ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ अल्केन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यही था आज का। एंड हमारा जो सोडा लाइम प्रोसेस था, उसमें सोडा लाइम किसको बोलते हैं, NaOH प्लस CaO, ये होता है हमारा सोडा लाइम प्रोसेस। उसमें क्या होता है, पहले OH माइनस आता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का C होगा, C डबल बॉन्ड O का कार्बन वो डेफिशिएंट होता है ठीक है, उसको अटैक कर देता है, उसको अटैक करके टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। फिर उसमें क्या होता है, हमारा जब बैक करता है नेगेटिव चार्ज, फिर ऑक्सीजन से हमारा एज ए सेकेंड स्टेप है, एज ए अल्काइल एज ए कार्बोनियन बन के वो लीव कर देता है, वो एज ए लिविंग ग्रुप हो जाता है ठीक है। तो उसका फिर नेक्स्ट स्टेप है, वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके फिर बन जाता है अल्केन ठीक है। उसमें जो हमारा रिएक्टेंट में जितना कार्बन एटम था, उससे 1 लेस होगा प्रोडक्ट में ठीक है। एंड लास्ट में क्या है, उसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन जो अनायन फॉर्मूला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अगर बीटा कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो बीटा कार्बोनाइल बीटा पोजीशन में अगर कार्बोनाइल लगा, वो मेसोमेरिक स्टेबिलाइज प्रोवाइड करेगा हमारा कार्बोनियन, तो उसमें हमारा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन फास्टर होगा। तो याद रखना, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा कार्बोनियन ठीक है। तो आज का क्लास का यही था, बस आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ठीक है।